हमारे अतिथिगण हमारे परिसर में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। जो सबसे पहले तो मैं मंच पर चाहूंगा कि सर अपना स्थान ग्रहण करें। अनूप सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे भंते ओम प्रकाश जी आमंत्रित हैं, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए, संख्या कम हो सकती है ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण, मगर हम लोगों के विचार और चिंतन में और आपकी तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया था तालियों की कमी रोग को दावत देती है। भंते जीवन दर्शी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथिगण आज इस ज्योति प्रज्वलन और पुष्प को अर्पित करके आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। और हमारे सामने अब हमारे सर आ चुके हैं, संदीप सर और कदम सर से मैं आग्रह करूंगा वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सर आइए। देखिए, अचानक जो ग्रीष्मकालीन अवकाश काफी ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके हैं, परंतु इस संख्या के बाद भी एक बोधिजीव जो है, बुद्धिजीवी वर्ग, जो चिंतन के लिए भी चिंतन करता है, वो हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में आज इस ऑडिटोरियम में बहुत चिंतनशील दृष्टि से इस कार्यक्रम तक भाग कर आ गया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी जो मंचासीन महानुभावों से आग्रह करूंगा, आज बुद्ध जयंती का ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी संध्या में ये कार्यक्रम रखा गया है, पूर्व संध्या में। सभी महानुभावों से आग्रह है कि तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा पर हम पुष्प अर्पित करें और ज्योति प्रज्वलन करके हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। जोरदार तालियों से आप सभी लोग। सभी हमारे आदरणीय मंचासीन महानुभावों से आग्रह है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे भंते ओम प्रकाश बौद्ध जी और भंते जीवनदर्शी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, एक अच्छी और सादगी और सकारात्मक शुरुआत के लिए वह
हमारे समक्ष बुद्ध वंदना और पंचशील के उद्देश्य हम सभी के समक्ष वह रखेंगे और हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। भंती जी। साधु साधु सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखो सधर्मदेशना सुखो संगसमंगानं समंगानं तपो सुखो। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे 3 शरण और पंचशील। नमो तस्से भगवतो रातो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो रातो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो रातो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अतिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरै मज्जपामद्नट्ठानां वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्तापमादेन शीलसम्पादे तब्बं भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध उत्तरबद्ध पावनी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर की पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर कालिक सभागार में उपस्थित सभी श्रोताजनों हार्दिक आभार और अभिनंदन करूँगा।
कार्यक्रम की एक विधिवत और बुद्ध वंदना के साथ शुरुआत करने के लिए मैं भंते जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम की कड़ी में अगला जो सत्र है, हमारे अतिथिगण जो हैं, मैं उनके सम्मान के लिए सम्मान सत्र, एक छोटा सा सत्र, जैसे हमने सत्रों में बांटा हुआ है कार्यक्रम को। जैसे पहले हमारा था स्वागत के लिए जो सत्र था, फिर सम्मान सत्र और फिर विचार सत्र और अंत में धन्यवाद ज्ञापन। और अब हमारा जो स्वागत का और पुष्पार्पण, अंजलि और ज्योति प्रज्वलन का सत्र था, यहाँ समाप्त होता है और अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सम्मान सत्र। मैं हमारे आदरणीय अनूप सर को से आग्रह करूँगा, कदम सर से आग्रह करूँगा कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे अनूप सर का स्वागत करें और जोरदार तालियों से हमारे सर का स्वागत करें। मैं सर का परिचय भी जानबूझकर नहीं देना चाहता हूँ। सर का परिचय जो है, सर वास्तव में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा जब इनका परिचय देने के लिए हम बुलाएंगे अपने छोटे भाई को। जोरदार तालियों से सर का स्वागत है। समेत विद्यार्थी आंदोलन यहाँ पर ये कार्यक्रम जो आयोजन कर रहा है, इसमें सर को काफ़ी समय से याद किया जाता रहा है, लेकिन आज सर हम बहुत खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत। मैं विश्वविद्यालय के शोधार्थी और समेत विद्यार्थी आंदोलन के संयोजक निरंजन जी से आग्रह करूंगा वे कदम सर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से सर का। सर निरंतर हमारे बीच में प्रेरणा का काम करते रहते हैं और सर हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, बड़े ही संयम से कार्य करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। विश्वविद्यालय की हमारी छात्रा धरती से मैं आग्रह करूंगा वह संदीप सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत सुंदर क्षण और जोरदार तालियों के साथ सर सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं हमारे। मैं शोधार्थी विजय कुमरे जी से आग्रह करूंगा वे आए और ओम प्रकाश भंते जी का स्वागत करें। विजय जी जोरदार तालियों के साथ। देखिए, आपकी तालियों में कंजूसी आपके रोगों को दावत दे सकती है, तो इसीलिए निरोग होने के लिए आप तालियां बजाइए, ये एक फॉर्मूला है। और अगली कड़ी में मैं हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा नूतन को चाहूंगा, नूतन जीवनदर्शी भंते जी का स्वागत करें।
जोरदार तालियों से। बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे भंते जी हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ पे मैं चाहूंगा सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है विचार सत्र। तो यहाँ विचार सत्र में अभी किन्हीं कारणों से ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते यहाँ छात्रों की संख्या कम जरूर हो सकती है, लेकिन चिंतनशील छात्रों और शोधार्थियों की संख्या कम नहीं है। तो मैं इस कड़ी में चाहूंगा हमारे विश्वविद्यालय के छात्र जो अपने विचार रखेंगे, अमित कुमार खटीक जी, तथागत बुद्ध का तत्व मीमांसा। जोरदार तालियों से अमित जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान आज बुद्ध पूर्णिमा तथागत भगवान बुद्ध के 2570वें जन्मदिन के पूर्व संध्या पर गालिब सभागार में उपस्थित मेरे मंच पर विराजमान सभी शिक्षकगण, भंतेगण और मेरे सभी मित्रों, जैसा कि मेरा जो आज जिस विषय पर मैं बात रखने वाला हूँ उसका विषय बंधु है बुद्ध का तत्व मीमांसा, तथागत बुद्ध का तत्व मीमांसा। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि तथागत बुद्ध का जन्म 563 BC में होता है। अब किसी भी व्यक्ति का तत्व मीमांसा को हमें पारलौकिक ढंग से समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि लौकिक ढंग से समझने की जरूरत है। और तथागत बुद्ध जिस प्रकार के महिमा है उनका, जिस प्रकार का उनका कर्म है, कार्य हैं, वो सब लौकिक ही हैं, उसमें पारलौकिक जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 563 BC में भारत में और दुनिया में क्या क्या हो रहा था, लौकिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। तो हम देखें कि उस समय महाजनपदों का विकास हो चुका था, भारत में हो रहा था, गणराज्य भी थे और बड़े बड़े महाजनपद विकसित हो रहे थे। दुनिया में देखें तो हम एथेंस में लोकतंत्र विकसित हो चुका था, फारस पर्सिया में भी बड़ा साम्राज्य बन चुका था, बड़े बड़े फिलोसफर, बुद्धिमान, स्पार्टा जैसे विद्रोही राज्यों में शांति और स्थायित्व हो रहा था। और हम उस वही युग को देखें तो वो एक्सेल एज था जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ वो एक्सेल एज था, एक दुनिया को टर्निंग ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ वो मानव सभ्यताओं का टर्निंग पॉइंट था। तो ये सब हमने समझा कि उस समय बुद्ध के समय दुनिया में और भारत में क्या हो रहा था। अब बुद्ध की बात करें तो बुद्ध एक शाक्य कुल में पैदा हुए राजा के पुत्र थे, जहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी, और जो राज्य था, जो जिस शहर के वो रहने वाले थे, कपिलवस्तु, वहां पर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का जन्म हुआ था उससे पहले। तो सांख्य भारत के 6 दर्शनों का उनमें समावेशन पहले से ही था, उनका तत्व मीमांसा अलग है। अब बुद्ध ने जो उनका तत्व मीमांसा बना हुआ, एक तो वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, राजा के बेटे थे, बहुत संपन्नता के साथ, बहुत विशालताओं के साथ उनका लालन पालन हुआ था, सब कुछ था उनके पास, भौतिक सामग्री। उससे अघाकर कुछ और कारण से तब जाके वो वास्तविक चीजों की तरफ निकले होंगे। अब हम सब उनका व्यक्तिगत जीवन परिदृश्य समझ पाए। अब उनका तत्व मीमांसा कैसे बना होगा, एक इंसान के रूप में हम उनको देखें और अपने कर्मों से अपने सभी विकारों को दूर करके वो भगवान बने, तथागत बुद्ध बने। हमारे ही जैसे इंसान थे वो, अपने विकारों को दूर करके हम भी बुद्ध बन सकते हैं। तो वो तत्व मीमांसा कैसे निर्माण हुआ था? उन्होंने बहुत विलासिता भी देखी थी, सब भौतिक वस्तुएं भी देखी थी, और जब वो निकले ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उन्होंने कठिन से कठिन तप किया, उन सबको बेकारपन देखा उनमें, तब उनका तत्व मीमांसा बना होगा। उनके तत्व मीमांसा में क्या था? एक तो सबसे पहला मेटाफिजिक्स ऑफ द बुद्ध एंड बुद्धिज्म, ये टॉपिक है। तो उन्होंने सब चीजें देख ली, अतिवाद भी और निम्नवाद भी। अति भी देख ली, आडंबर भी देखे थे
और अतिवाद की पराकाष्ठा भी देखी थी, तो उन्होंने मिडिल मार्ग निकाला। मिडिल मार्ग सबसे अच्छा है, मध्यम मार्ग ये उनका मेटाफिजिक्स है। अनात्मवाद, उनका ईश्वर और आत्मा पे कोई विश्वास नहीं है बुद्ध के फिलॉसफी में। और प्रत्युत समुत्पाद उनका मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। प्रत्युत समुत्पाद क्या होता है? वो मानते हैं कोई भी घटना अगर घट रही है दुनिया में, धरती पर, समाज में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो उसका कोई कारण होता है। बिना कार्य कारण के कुछ भी चीज घटित नहीं होती है। उनका एक मेटाफिजिक्स का बात है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में है यह संसार परिवर्तनशील है, हमेशा बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, इसलिए परिवर्तन को हमेशा तैयार रहिए। तो उनका एक सिद्धांत मध्यम मार्ग में पहले ही बता चुका, ना बहुत ज्यादा विलासी होना है और ना एकदम जंगल में निकल जाना है। मिडिल जीवन के हर पक्ष में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और उनका एक और जो मेटाफिजिक्स था वो था शून्यता। अगर हम जीवन को अपने भौतिक जीवन की ही बात करते थे, वो शून्यता पे ले जाके रखें तो शायद हमें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक पीड़ा नहीं हो। तो हम देखें कि और मेटाफिजिक्स होता क्या है? मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा, किसी भी चीज को जानने समझना, इस ब्रह्मांड को, इस धरती को, समाज को, संस्कृति को समझने का वास्तविक कारण, वास्तविक तथ्य, वास्तविक गुणधर्म, ये सब मेटाफिजिक्स होता है। तो बुद्ध का जो मेटाफिजिक्स था वो सोच समझ पर आधारित था, विज्ञान पर आधारित था, तर्क पर आधारित था, मध्य मार्ग पर आधारित था, क्षणिकवाद पर आधारित था, प्रत्युत समुत्पाद पर आधारित था। और इसके लिए मैंने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया, सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड धम्मा को देखा, उससे मैंने काफ़ी रेफरेंस लिए हैं। और स्पिरिट ऑफ बुद्धा डॉक्टर हरि सिंह की गौर साहब की पुस्तक है, उसको भी मैंने देखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और बाबा साहब की एक पुस्तक और मैंने देखी, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, इसके तहत मैंने ये सब बताने की कोशिश की। धन्यवाद। बहुत ही कम समय में और बहुत ही सारी चीज़ों को बताने का अमित जी ने प्रयास किया। हम इस वैचारिक सत्र में अगले कड़ी में बुलाना चाहेंगे अजय जी को। जोरदार तालियों के साथ अजय जी का स्वागत। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मंचासीन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और ज़्यादा समय न लेते हुए कि एक समीकरण की खोज का नाम है सिद्धार्थ, जिसका अर्थ ही सिद्ध है, वही बुद्ध है। उस अशोक की आंखों का अंतिम कतरा जिनके चरणों पर जा गिरा और मन मानव कल्याण के लिए जागृत हो उठा, उसी सचेतना का नाम है बुद्ध। कभी समय मिले तो बुद्ध हो जाना, अंतर मन से रीत कर शुद्ध हो जाना, प्रेम में व्यक्ति का मौन हो जाना, एकांत में जाकर स्तब्ध हो जाना। महात्मा बुद्ध का जीवन एक ऐसी ज्योति है जो तीव्राच्छादित मानव मन को चिर शांतिपूर्ण प्रकाश से भर देती है। कल्पना कीजिए, एक युवराज को लौकिक वैभव के चक्रव्यूह में फंसाया गया। सिद्धार्थ जिनके महल की दीवारें सुख की चमक से जगमगा उठती, किंतु एक दिन 4 दृश्यों का तूफान आता है। वृद्धावस्था की क्षीण चेहरा, रोग का क्रशकारी शरीर, मृत्यु का शव और सन्यासी का निर्लिप्त मुस्कान। ये 4 दूत थे जिन्होंने मोह फांस को भेद कर राष्ट्रीय सिंहासन से तपोवन तक ले गए। बुद्धत्व की यात्रा यही प्रज्वलित हुई। कठोर तपस्या की जंगल से होकर मध्य मार्ग की नदी को पार कर बोधि वृक्ष की छांव में पहुंचकर माया के जाल को जो काट सका वही बुद्ध हुआ और निर्माण का सूर्य उदित हुआ। यह कहानी नहीं है, एक यात्रा है शुद्ध बनने की, प्रत्यक्ष का अनुभव है दुख के चक्र को तोड़ने का।
अष्टांगिक अमृत मार्ग का निरंतर अवलोकन करते हुए बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का द्वार, सम्यक दृष्टि से सत्य को देखना, संकल्प से हृदय को शुद्ध करना, वाक से प्रेमपूर्ण वाणी बिखेरना, कर्म से अहिंसा का पंथ अपनाना और अपने मन को शुद्ध करना, व्यायाम से क्लेश झाड़ें, स्मृति से वर्तमान को जिए, समाधि से चित्त को एक बिंदु बना ले। यह मार्ग रीतियों के बंधनों को काटता है, अंतर्मन को शुद्ध कर बुद्धिमत्ता का दीपक जला देता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे विवेक अज्ञान के दलदल से निकलता है। बुद्ध का संदेश करुणा का महासागर है। सब्बम दुखम, सब कुछ दुखमय, किंतु प्रेम से पार किया जा सकता है। उन्होंने नारी पुरुष जाति के भेद मिटाए। जैसे कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। यह प्रेम मानव अर्थात जीवन मात्र के संदर्भ में इंगित करता है, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं, जहाँ गुणातीत करुणा की उत्पत्ति होती है, जो जगत के कल्याण का पक्षधर है। बुद्ध ने अहिंसा को धरती का मंत्र बताया। आज जब विश्व द्वेष की आग में जल रहा है, बुद्ध के यहाँ हुंकार गूंजती है, आपका प्रत्येक श्वास ध्यान बने, प्रत्येक क्रिया करुणा रहे, मौन की शुरुआत हो। आंख बंद कीजिए और अंतर मन को सुनिए। बस मैं 1 मिनट का समय और लूंगा कि कल्पना कीजिए एक प्राचीन सरोवर को, उसकी सतह पर रीति रिवाजों की पंक्तियां तैर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ियां चली आ रही है परंपराएं, जो कभी मधुर लहरें बनकर बहती तो कभी भारी बोझ बनकर डुबो देती। अंतर्मन यहाँ एक गहरा कुंड है, जहाँ जल शुद्ध नहीं है, अपितु धूल मिट्टी से भरा है। अंतर्मन का रीत कर शुद्ध हो जाना, मैं चाहता हूँ बुद्ध हो जाना, एक सूत्र है, एक मंत्र सा है, जो इस कुंड को झाड़ पोंछ कर साफ करने में उद्यत है। रीत करता रीति उन पोथियों की बात है जो कबीर कह रहे हैं, या कर्मकांड जो बंधन बन गया है उसे धो डालना और उसकी जगह बुद्धिमत्ता का दीपक प्रज्वलित करना। यह मात्र इच्छा नहीं, संकल्प है आत्मिक शुद्धिकरण का। यही मानव मन का क्रमिक विकास है, जहाँ सारा वाद खत्म होकर शील जो निरंतर गतिमान है और को जन्म देता है। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शिक्षा के विषय में, जो कि आज हमारा मूल मुद्दा था, उस पर मैंने बात नहीं कही। इन्हीं चरित्रों को अपने अंदर उतार लेने से उच्चार चरित्र जो शिक्षा की ओर आपको बढ़ाएगा, वही बुद्ध का मूल मंत्र था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से, सारगर्भित तरीके से अजय जी ने अपनी बात रखी। और ये वास्तव में आज के ज़माने में चिंता का विषय है कि किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के पूछ लीजिए क्या वह सुखी है। अगर वह कहेगा या कहने में देरी करेगा तो समझ जाइए बुद्ध के उपदेश वहां से शुरू होते हैं कि दुख और दुख का कारण, दुख का अंत और अंत में दुख से मुक्ति का मार्ग। और दुख से मुक्ति का मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के मंच से हम इस पर चिंतन करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में, हमारे बीच में हैं डॉक्टर नरेंद्र पोयाम जी, वे आए अपने विचारों को रखें। इनका विषय है 3 लक्षण और मध्यम मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी गुरुजन, भंते जी और मेरे दोस्तों। तो आज जो दिवस है, कल होने वाला है, वो वैशाख पूर्णिमा। इसमें तथागत भगवान बुद्ध के 3 घटनाओं का जिक्र है। उनका जो जन्म, उनको बोधि प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण इसी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। ये इकलौते पूरे संपूर्ण विश्व में एक महापुरुष हैं जिनका ये तीनों घटनाएं एक ही मतलब पूर्णिमा को हुआ था। मेरा जो विषय है 3 लक्षण,
इसको जानने से आपको मध्यम मार्ग पता चलेगा, और मध्यम मार्ग जानने से ही आपको प्रतीत्य समुत्पाद पता चलेगा। 3 लक्षण जो है वो सबसे पहले अनित्य, फिर दुख और फिर अनात्म। ये तीनों को जानने से कोई भी व्यक्ति अपने जो निम्न अवस्था से थोड़ी सी उच्च अवस्था में जा सकता है। तो कैसे जा सकता है? तो अनित्य, संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब परिवर्तनशील है। अनित्य है क्योंकि बदल रही है, और मनुष्य को जो बदलती हुई चीज दिखाई देती है इसीलिए उसको दुख होता है। जो चीज मेरी नहीं है तो बदल रही है, इसीलिए इंसान को जो है दुख होता है। तो अनित्य से दुख, और दुख से अनात्म। तो दुख इसलिए होता है क्योंकि वो आत्म नहीं है। आत्म मतलब मेरा नहीं है। अनात्म का मतलब यही है कि कोई भी चीज बदल रही है इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि वो मेरी नहीं है। अगर मान के चलो कि ये नाखून अगर मेरा होता तो मैं इसको ऑर्डर देता कि तू मत बढ़, तो ये नहीं बढ़ता, लेकिन मेरी नहीं है इसलिए बढ़ता है। तो ये 3 लक्षण है। इसके नियम को जानने का ये तरीका है। तो अब है 3 लक्षण जो है मध्यम मार्ग की गाड़ी पे सवार है। और मध्यम मार्ग जो है वो शाश्वतवाद यानी कि अतिवाद और एक उच्छेदवाद, इसका निवारण करती है। तो मध्यम मार्ग की गाड़ी में जो 3 लक्षण है उसको विराजमान करना चाहिए और मध्यम मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। तो मध्यम मार्ग एक कसौटी है जिस पर हम प्रतीत्य समुत्पाद को कसते हैं। तो मध्यम मार्ग क्या कहता है कि शाश्वतवाद को कैसे तोड़ता है मध्यम मार्ग, कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो अविद्या से लेकर जरा मरण तक चलता है। जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कड़ियां हैं, अविद्या से लेकर जरा मरण तक। तो शाश्वतवाद को कैसे खंडन करता है प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्ग की सहायता से, कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। जैसे कि अविद्या शाश्वत नहीं है इसलिए बदलकर संस्कार हो जाती है, और संस्कार शाश्वत नहीं है इसलिए बदलकर विज्ञान बन जाती है। विज्ञान से फिर नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श। इस तरीके से शाश्वत कोई भी चीज नहीं है। और उच्छेदवाद का खंडन करता है कि ये जो अविद्या से लेकर जरा मरण तक की जो कड़ी है कहीं पे भी उच्छेद नहीं होती है, मतलब टूटती नहीं है। तो यहाँ पे वो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का खंडन करता है मध्यम मार्ग। ठीक है, तो ये इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी मध्यम मार्ग के हिसाब से देखा जाए तो अनित्य जो है वो नित्य का विलोम है ना। अनित्य नित्य का विलोम। तो अगर भगवान बुद्ध अनित्य मान रहे हैं तो फिर वो मध्यम मार्गी कैसे हुए? तो अनित्य को मानना, अनित्य और नित्य के बीच में मध्यम मार्ग आएगा। वैसी दुख सुख का विलोम है, वैसी अनात्म आत्म का विलोम है। तो फिर ये जो अनित्य दुख अनात्म जो उन्होंने कहा, तो वो फिर वो मध्यम मार्गी कैसे हुए? एक सवाल उठता है। तो यहाँ पे भी आचार्य नागार्जुन जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद की स्थापना की, तो वो वहां पे कहते हैं कि, और एक सूक्त का जिक्र करना चाहूंगा कि मध्यम निकाय में एक सूक्त है अलगद्दुपम सूक्त। तो वहां पे भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मैंने अधर्म को तो छोड़ने के लिए कहा है, अधर्म को तो छोड़ना ही है, साथ साथ धर्म को भी छोड़ना है। धर्म को भी छोड़ना है और अधर्म को भी छोड़ना है। तो अगर आप धन्या सुत्त निपात में एक है सुत्त है, धन्या सुत्त करके, वहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि धर्म एक नाव के समान है, उसको इस सांसारिक बाढ़ से पार होकर निर्वाण तक जाना है धर्म के सहारे। और जब हम निर्वाण तक पहुंच जाएंगे तो फिर उस धर्म को या नाव को ढो के थोड़े घूमेंगे, तो उसको भी छोड़ देना है। तो फिर छोड़ना कैसे है? तो प्रतीत्य समुत्पाद में अविद्या से संस्कार, मतलब कोई भी संस्कार अविद्या से जो उत्पन्न होगी वो नकारात्मक ही होगी। तो अकुशल विचार जो है वो तो छोड़ना ही है, और कुशल जो है, जैसे कि मैंने कहा अनित्य दुख अनात्म,
ये भी प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ी से सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, मतलब एक के बाद एक, कि अनित्य से दुख होगा, दुख से अनात्म होगा, और अनात्म इसीलिए होगा क्योंकि वो परिवर्तनशील है, ये भी घूम रहा है ऐसे। वैसे ही अगर आप देखेंगे चार आर्य सत्यों को, तो चार आर्य सत्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कार्य कारण सिद्धांत से। वैसे ही आप ब्रह्म विहार को देखेंगे तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ये नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य घूमते रहते हैं और उसको मध्यम मार्ग के बिंदु पर उसको लगाते हुए हमको चलना है। तो गाड़ी जब चलेगी तो मध्यम मार्ग उसका सबसे बड़ा साधन है कि हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उसको मध्यम मार्ग सीधा करता है। और तीन लक्षण जो है वो देखने का जो अपने नजरिया है उससे देखते हुए हमको चलना है कि सभी चीजें जो बदल रही है वो दुखमय है, क्योंकि वो मेरी नहीं है, इसीलिए बदल रही है। और उसमें फिर प्रतीत्य समुत्पाद को लगाते हुए हमको देखना चाहिए। ये एक मैं कहना चाहता था, आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को वास्तव में जो दिशा देने का उद्देश्य था, अब ये कार्यक्रम उस कड़ी की ओर पहुंच रहा है। काफ़ी समय से हमारे कुछ विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे, वे चाहते थे कि उनके बीच में सर अनूप सर हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो आपको बहुत ही मन से मानते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, और आपके बहुत फॉलोअर्स हिंदी विश्वविद्यालय में भी हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और सर की बातें और सर का मार्गदर्शन, मेरे एक मित्र हैं निरपेंद्र जी, वो भी आपके छात्र रहे और आपसे निरंतर प्रेरित होते हैं और मुझे भी प्रेरित करते हैं। मैं दिल्ली से यहाँ पीएचडी करने आया था, तब से वो बताते थे कि अनूप सर से जरूर मिलिए। आज मंच पे मिला हूँ सर से, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे दिन पर मिला हूँ कि आज पूर्व संध्या है, बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर मिल रहा हूँ। मैं हमारे विश्वविद्यालय के छात्र विवेकानंद जी से चाहूँगा कि वे सर का परिचय दें, और फिर हम सर को आमंत्रित करेंगे कि सर हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमो बुधाय सबको। आदरणीय मंच आए, श्रद्धेय बनतेगण और उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध सज्जन, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से आज संसार और खासकर भारत में जिस तरीके से तनाव, द्वेष का माहौल बना है, उसको देखते हुए भगवान बुद्ध का जो अहिंसा, सत्य, प्रेम का ये कुछ जो संदेश है कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक लगता है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अनूप सर ने इसको बीड़ा उठाया है, जो हमें और सर से आज मिलने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम समेत विद्यार्थी आंदोलन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, जैसे कि अनूप सर जो है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जब स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की तो भारत के सुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जैसे सभी को ज्ञात होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थात JNU से उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। जब बात करते हैं, जब उस समय जब जातिगत आधारित भेदभाव चीज़ें अभी भी मौजूद है, तब सर की आवाज़ एक आंदोलनकारी छात्र के रूप में उभर के आई। तब वो आगे चलकर एक इनसाइट फाउंडेशन के संस्थापक, सह संस्थापक भी बने। उसके उपरांत उनके डॉक्यूमेंट्री रही, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द डेथ ऑफ मेरिट के लिए जाना जाता है। अर्थात तो उसमें IITs और AIMs में पढ़ने वाले दलित शोषित विद्यार्थियों को जो आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही थी, चाहे बार बार किस तरीके से उनको पीछे रहने का जो भी साजिश किया गया, उस पर सर ने सामने लाने का कार्य किया है, जो बहुत ही एक हिम्मत का काम है और साथ में बहुत ही सराहनीय कार्य। तो जब बात करते हैं, जब अपने सामाजिक कार्य के साथ साथ अनूपकर सर हमारे उन्होंने डिजिटल आम्बेडकरी, डिजिटल बौद्धिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उनकी एक पत्रिका है इनसाइट यंग वॉइस के संस्थापक भी रहे हैं।
और लंबे समय से राउंड टेबल इंडिया के लेखक और संपादक के रूप में जुड़े हैं हमारे सामने, जो दलित बहुजन को सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। और उनके लेखन और भाषण अक्सर मेरिट अर्थात योग्यता की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देती है। पारंपरिक अवधारणा जैसे कहते हैं ना, जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, उस चीज़ को चुनौती देते हैं। और ये चुनौती देना कोई सरल कार्य नहीं है। और भगवान बुद्ध के संदेश को, उनकी करुणा अहिंसा को बिना भेदभाव रहित आगे बढ़ाना एक बहुत ही हिम्मत का काम है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जब बात करते हैं हम आगे देखते हैं कि जब मुख्य धारा में कॉलोनाइजेशन और अम्बेडकर के जैसे अम्बेडकरी उपनिवेशीकरण का एक आलोचनात्मक चिंतन है, सर ने उस पर हाशिए पर जो चीज़ें हैं, हाशिए मतलब हाशिए का अर्थात होता है कि मेन जो सेंटर में जो चीज़ें होती हैं उससे दरकिनार किए हुए चीज़ें, जैसे हाशिए पे कह सकते हैं आदिवासी, जनजाति या फिर बहुत पिछड़े लोग, उनको हाशिए पे करना मतलब नेग्लेक्ट करना। वो है तो संसार है पर उनको नेग्लेक्ट करना चाहता है, तो उन पे सर ने कार्य किया है। वर्तमान में सर जो है वर्धा में रहकर बहुत ही जमीनी स्तर पे सशक्तिकरण का कार्य किया है, जिसमें नालंदा एकेडमी का नाम सभी लोग परिचित होंगे यहाँ पे जो भी हैं, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे, जो कि जहाँ पे बेसिकली निःशुल्क जो छात्र हैं उनकी मार्गदर्शन किया जाता है, उनका शिक्षा दिया जाता है। साथ साथ ही छात्र यहाँ से देश विदेश में भी पढ़ने जाते हैं। और इस सब का पीछे का जो मनोबल है, पीछे का जो सपोर्ट है, वो हमारे अनूप सर का है। और कहते हैं एक साथ वर्धा में जो है सुबेदार रामजी अम्बेडकर लाइब्रेरी, सम्यक रिसर्च सेंटर जैसी माध्यम से अगली पीढ़ी तक जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को सर बढ़ाने का कार्य किया है। जब हम आगे देखते हैं तो जब ये अकेडमी जब शुरू हुई थी तब ये छोटी सी मतलब कह सकते हैं एक छोटा सा एक कह सकते हैं बुद्ध का स्तूप कहते हैं, बहुत विहार था, जो आज एक विशाल शैक्षणिक रूप में घर के सामने आया है। और यहाँ तक अभी तक और ये इस तरीके से विकसित हो रही है कि देश के तमाम जगहों से यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं और उनका मार्गदर्शन के रूप में अनूप सर हमेशा साथ देते हैं। और यहाँ से अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा छात्र जो हैं भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नामांकन ले चुके हैं। और साथ साथ ही सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कई और ऐसे देश हैं जहाँ पे यहाँ से नालंदा से बच्चे निकल के पढ़ने जाते हैं और यहाँ से सर उनकी मार्गदर्शन करते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछों को ज़्यादा और कुछों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सर को सुने, क्योंकि आज हम लोग सर को सुनने आए हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात, जो मेरे को घटना एक छोटी सी याद आ गई सर, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट आपका लूँगा। कि मैं जब गया था पीछे, जब हम वो उस समय था शायद उद्घाटन समारोह था, जब संदीप सर से भी मैंने वो जानकारी ली, तो पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं सीधा दिल्ली से आया और उधर पहुंच गया। मुझे लगा कि होगा कोई कार्यक्रम, बुद्ध विहार कोई खुला होगा, विचार की चिंतन होगा, कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन वहां मैंने देखा कि मैं दिल्ली का रामलीला मैदान याद आ गया मुझे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जैसे हमारे चाचा जी बताते थे, जब लता मंगेशकर जी वंदे मातरम वहाँ वो गा रही हैं, उस तरीके वाला माहौल मुझे, जैसे वो व्याख्या करते थे, मैं यहाँ लाइव देख रहा था। वास्तव में इतनी भीड़, और वो भी ऐसे चिंतनशील सभी थे और सभी के अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि मैं यहाँ से केवल, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15 से 20 किलोमीटर के आसपास सभी लोग, ऑटो वाले देख लीजिए आप, सारे वो बाइक ले लीजिए, सब वहां पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। बोले कि जिसने सफेद कपड़े पहने होंगे आप उनके पीछे चले जाइए, पहुंच जाएंगे। मतलब मैंने वर्धा और इस विदर्भ की मिट्टी में इतना चिंतन देखा है कि मुझे कभी कभी ये लगता है, क्या ये बड़े बड़े शहरों में दिखावे के चिंतनशील बसते हैं?
कितना साधारण व्यक्तित्व लेके लोग कपड़ों को देखकर पहुंच जाते थे कि वहां चिंतन हो रहा होगा, और इतना भव्य मंच और बहुत सुंदर वहां पे आयोजन। मैं चाहता हूं कि सभी एक बार जाके वहां विजिट करें और देखें। और सर का जो विजन है, मैं चाहता हूं कि सर अपने विचार रखें, क्योंकि ये विजन का अगर मैं व्याख्या करूंगा तो शायद सारे समय मैं ना ले लूं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा सर, आप सादर आमंत्रित हैं, हम आपका व्याख्यान सुनने आए हैं सब आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं सम्यक विद्यार्थी संगठन के, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है आपके बीच में आना। तो मेरा नाम अनूप है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 13 साल से यहाँ महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वर्धा में। और मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं एक कम्युनिटी टीचर हूँ। कम्युनिटी टीचर का मतलब होता है कम्युनिटी के बीच में जाकर बच्चों को ट्रेन करना। तो पिछले 13 सालों से मैं हमारा एक बुद्ध विहार है वर्धा में, सम्यक बुद्ध विहार। वहाँ पे मैं एक छोटा सा एकेडमी चलाता हूँ जिसका नाम है नालंदा एकेडमी। और मैं हर साल लगभग 200 स्टूडेंट्स को लेता हूँ ऑल ओवर इंडिया से। 17-18 स्टेट के बच्चे आते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जो गांव से हैं, जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, या कोई भी उनको प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हैं, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे 200 बच्चों को मैं लेता हूँ 12th के बाद, चाहे वो ग्रेजुएशन किए हों चाहे वो पीजी किए हों, और उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ 10 महीने का। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। उनका रहना खाना सब खर्चा हम ही लोग उठाते हैं, और उनको ट्रेन करके हम फिर भारत की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। तो अब तक कुछ 2-2,500 बच्चे, 2300 कुछ करीब बच्चे पढ़ाए हैं, और लगभग सभी बच्चे हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। बहुत सारे बच्चे गांव के बच्चे फॉरेन में हैं, अभी कुछ 63 बच्चे हमारे फॉरेन में हैं। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, और ये सब गांव के बच्चे हैं, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम, ऐसे बच्चे हैं। और तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या मैं चैरिटी कर रहा हूँ, कोई एनजीओ या मैक्सेसे पुरस्कार या ऐसा कुछ कोई इरादा नहीं है मेरा। ना ये चैरिटी है, ना मैं गरीबों के बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, अपने समाज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और कोई चैरिटी नहीं है ये, और कोई ये समाज सोशल वर्क भी नहीं है ना। तो क्यों ऐसा है, या नालंदा को हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है जिस ढंग से, वो क्यों किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उसी में आपका जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा बहुत कवर होगा। अब मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं 2nd जनरेशन लिटरेट हूँ, यानी कि मेरी दूसरी पीढ़ी शिक्षक थे। मेरे फादर वकील थे, लॉयर थे। मैं शेड्यूल कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी वकील थे, माताजी मेरी अपने ज़माने की 10th पास थी। तो 2nd जनरेशन है, यानी कि मैं, मेरे भाई बहन। और मुझे, चूँकि पिताजी शहर में थे तो शहर में ही पला बढ़ा। और अगर आप बाकी शेड्यूल कास्ट फैमिली से कंपेयर करें तो बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड रहा है मेरा। शहर में पला बढ़ा। भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो मुझे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मौका मिला। और नर्सरी से ही एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर 11वीं 12वीं कॉलविन तालुकेदार लखनऊ से हुआ। और जब मैं ये सब पढ़ रहा था, जब मैं स्कूल में था, तो चूँकि शहर में पला बढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा जाति को लेकर उतना मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। कास्ट को लेकर उतना दंश मैंने नहीं सहा है, क्योंकि
काफ़ी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था मेरे पिता की वजह से, भाइयों की वजह से। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा 12th के बाद, कास्ट का आइडिया था, कास्ट क्या होती है, मैं किस कास्ट का हूँ, कास्ट के ऊपर जो आधारित सामाजिक बिहेवियर है वो पता है मुझे, क्योंकि मेरे मोहल्ले में जो दूसरे कास्ट के हैं वो हमारे घर नहीं आते थे, या हमारे बड़ी मज़ेदार बात है कि होली दीपावली में, हाँ हम लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बड़े, तो होली दीपावली में वो सब आते थे हमारे यहाँ, लेकिन हमारे घर का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, मतलब किचन से निकली हुई चीज़ नहीं पी पाएंगे। आप मिठाई बाहर से आई है मार्केट से, वो खा लेंगे। तो ये इतना जातिवाद मेरा रियलिटी था, मतलब ये देखा था। पेरेंट्स को पता था कि किसके घर में बच्चों को जाना चाहिए, किसके घर में नहीं जाना चाहिए, कौन लोग हैं जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेरे फादर थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें मालूम था कि क्या कैसे बिहेव करना है सोशली कास्ट को लेकर, किसके घर में जाना है, किसके घर में नहीं जाना, कौन हमारे घर आएगा, कौन हमारे घर नहीं आएगा, इस टाइप का। तो ये रियलिटी से मैं वाकिफ़ था, लेकिन कास्ट का जो ब्रूटैलिटी है, जो कास्ट वायलेंस है, जो डायरेक्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस हैं, उससे मैं बहुत प्रोटेक्टेड था। शहर में पला बड़ा, और जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन जो दलित होते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि वो अपनी रियलिटी से भागते हैं, है ना, वो अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करते हैं, या उस पर बात नहीं करते हैं, और मिक्स होने की कोशिश करते हैं। अब फादर जो है मेरे सभी उनके जो दोस्त हैं वो दूसरी जातियों के हैं, तो कास्ट पर उतनी बात नहीं होती है घर में, है ना। तो जाति एक तरीके से हम आंख बंद कर लेते हैं रियलिटी की तरफ, और हमको लगता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम इससे इम्यून हो जाएंगे, मतलब हम बच जाएंगे इससे। तो एक प्रकार का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है ना, कि जो रियलिटी है जाति की, या जो भी सामाजिक व्यवस्था की जो सच्चाई है, वो हम अपने बच्चों तक नहीं आने देंगे। ठीक है, आप बच्चों को उसके बारे में बताएंगे नहीं, है ना। तो ऐसे ही परिवेश में पला बड़ा, तो पता भी है लेकिन पूरी तरीके से जाति का पता नहीं है, मतलब क्या है। लेकिन जब मैं बाहर आया पहली बार लखनऊ में, तो 11th-12th मैंने स्कूल अपना टॉप किया था, तो मेरे भाई लोग खुश हो गए, तो मुझे लखनऊ भेजा पढ़ने के लिए। लखीमपुर से मैं लखनऊ आया, तो वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ता था, क्योंकि हॉस्टल नहीं था। और लखनऊ में उस समय बहुत सारा कोचिंग का भी कल्चर था। उसी समय, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की, तो उसी समय ये कोचिंग कल्चर भी बहुत चालू हुआ था, इंजीनियरिंग मेडिकल का 12th के बाद का। तो बहुत सारे बच्चे लखनऊ जाते थे, लखनऊ, इलाहाबाद, तो रूम लेकर रहने का एक कल्चर शुरू हुआ था। तो पहला मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो था वो था जब हम रूम लेने गए थे, कि अब मेरा नाम क्या है, अनूप कुमार सिंह, ठीक है। बहुत सारे हमारी कास्ट में सिंह लगा थे। अब सिंह का मतलब आपको पता है, बहुत सारे राजपूत और ये सब तो हैं। तो मैं हमेशा अपना फर्स्ट नेम बताता था पहले भी, मतलब कास्ट को लेके उतना कॉन्शियसनेस ही नहीं था, है ना। तो मैं, आपका नाम क्या है, अनूप, आगे क्या है तो आगे अनूप कुमार सिंह। अब मैं इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ा, मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप रूम लेने जाते हैं, मैं 92 की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कास्ट का, कि किस तरीके से, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, है ना, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, इंग्लिश मीडियम हूँ, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं रहा कभी किसी चीज़ की। तो बट वो होता था। फिर नए नए दोस्त जब बने, क्योंकि सब लोग बाहर से आए थे लखनऊ से, तो कोई इलाहाबाद से है, कोई मऊ से है, कोई कहीं से है, आके बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वो कास्ट पे ही आता है। पहला आप कौन है, उसके बाद आप एक्चुअल में कौन है ना। फिर अगर आपने बोल दिया गलती से कि आप इस जाति के हैं और उस जाति का बंदा निकला, तो वो आपकी गोत्र भी पूछेगा, मतलब एकदम आपको
जब तक कि वो क्लासिफाई नहीं करे, है ना, जैसे कि आप लैब में रखी हुई चीज़ है ना, जैसे लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो साइंटिस्ट का सबसे मेन काम तो क्लासिफिकेशन ही होता है कि ये चीज़ है क्या, किस वर्ग का है, उसका स्पीसीज क्या है, उसका जेनस क्या है, वो सब लिखता रहता। तो वैसा, तो दैट वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में गया और इंजीनियरिंग मैंने कानपुर से किया और वहाँ पर मैंने रियलिटी का मेरे से जो मतलब रियल जो इंडियन सोसाइटी का है वो देखा मैंने कि किस तरीके से वो बच्चे जो खास तौर पे गांव से होते हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूपी का, उस समय यूपी जो भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का भी नाम भूल गया मैं, तो वो दोनों मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आप चाहे अगर हिंदी मीडियम भी हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हिंदी मीडियम में है। लेकिन जब आप एंटर होते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में, आपका डे 1 से ही आपका पढ़ाई इंग्लिश मीडियम थी। अब मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे गांव के जो मेरे से बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनकी रैंक मेरे से बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा तो मैं देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पास हो गया सारे सब्जेक्ट में, वो सारे बच्चे कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कोई 4 में फेल हो रहा है, कोई 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। एक स्टूडेंट था जो अभी प्रोफेसर है बहुत बड़ा, ठीक है, अभी तो NIT में प्रोफेसर है, तो वो गांव से था, गोरखपुर के किसी गांव से था, मेरे रूम के पास रहता था। उसकी रैंक मुझसे अच्छी थी लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब ये जितने भी बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं गांव से, अब ये सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 12th का नंबर अच्छा है, 10th में अच्छे मार्क्स लाए हैं, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन जब एकेडमिक्स में आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वो फेल हो रहे हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। प्रोफेसर के लिए बहुत आसान है ये कहना कि तुमको जब इंग्लिश आती नहीं तो तुम आए क्यों। बच्चे जब भी पूछते थे, अब बच्चों को तो ये था कि पूछते थे कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, हिंदी मीडियम क्यों आए फिर अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो ये सब मैंने अपनी आंखों से अपने होते हुए देखा और मैंने ये भी देखा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से मैं कितने अच्छे से पास हो रहा हूँ। और वो एक्सीडेंट क्या था कि मेरे जन्म से जस्ट 1 साल पहले हमारे शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था। उससे पहले कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। मेरे 3 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है, सब नगर पालिका के स्कूल से हिंदी मीडियम में पढ़े। जस्ट बिकॉज ऑफ वन एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस बोलिए कि उसी समय जब मैं स्कूल में गया तब इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरे पास अवेलेबल था पास में। तो आप देखिए कि सिर्फ एक घटना की वजह से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चे जो हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं या जो रीजनल लैंग्वेजेस से आते हैं उनको बड़ी आसानी से ये बोल देते हैं कि ये कमज़ोर छात्र है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने देखा, JNU में भी मैंने देखा, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा, JNU में भी यही था। JNU कितना भी नाटक करे प्रगतिशील होने का, वो लंबी कहानी है, 5 साल लड़ाई की है JNU में हमने, तो वो एक अलग कहानी है। बट वहाँ पे भी था, बट हाँ वहाँ पे आपके पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिसाइज्ड कैंपस है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। बट वो भी उतना ही एंग्लिसाइज्ड है ना, वो भी उतना ही अंग्रेज दा कैंपस है JNU। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ये देखा कि ये बच्चे जो आते हैं गांव के, ये ज़्यादातर कौन होते हैं, बहुजन समाज के होते हैं, SC ST OBC। 90% बच्चे जो हैं वो जो रीजनल बैकग्राउंड से या वर्नाकुलर मीडियम से बोले या जो नॉन इंग्लिश मीडियम से बोले वो इसी से होते हैं। और लगभग 100% बच्चे गांव के होते हैं। शहर के बच्चे जो कोचिंग करके आते हैं, जो अपने आप को बहुत मेरिटोरियस बोलते हैं क्योंकि उनके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए थे, वो ज़्यादातर मेरी तरह बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, मेरे पास पूरी प्रिविलेज थी। मेरे एक बड़ा भाई इंजीनियर था, मेरे को बचपन से ही पता था कि IIT क्या होता है।
ठीक है, मुझे पता था कि मैथ्स 9 से ही पढ़ना चाहिए अच्छे से। मेरे पास सारे मॉडल पेपर्स थे, मेरे को कोचिंग कराने के लिए मेरे फादर के पास पैसा था। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर आप कोई भी आंकड़े उठा के देखें भारत के एजुकेशन के, तो लगभग 84% बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं स्कूलिंग इंडिया में, मोर देन 80%। ठीक है, अब ये किनके बच्चे हैं, किस क्लास और कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, उनके घरों में एजुकेशन का क्या लेवल है। मैं सेकंड जनरेशन लिटरेट था, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी, क्योंकि मेरे घर में माहौल, मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था, मेरे घर में मेरे 3 बड़े भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो तो सारा माहौल मेरा था। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने इतना नंबर, मेरे कुछ 90% नंबर थे, तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मक्कार हूँ। मेरे को भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो नहीं समझती। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं बोलूँ कि ये 90% मेरे आए हैं और ये गांव से आया 60%। मैं इससे बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, और मैं मेरिटोरियस हूँ। दुनिया का कोई भी एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट अगर ये बोल दे कि मेरिट इज इक्वल टू एग्जामिनेशन मार्क्स, तो आप जो कहोगे वो मैं कर दूँ। मेरिट इज नेवर अबाउट मार्क्स। मार्क्स जो है वो एक इंडिकेटर होता है, सिर्फ एक, आपकी मेहनत का। अगर आपने 90% लाया है तो मैं ये मानूंगा कि आपने मेहनत की, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो या आप इससे ज्यादा काबिल हो गए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट है आपके बैकग्राउंड से। आपके घर में आपके पास सोने का कमरा अलग है, पढ़ने का कमरा अलग है। इसके घर में एक ही कमरा है, उसी में टीवी भी चल रही है, उसी में किचन भी है और उसी में सब कुछ हो रहा है। तो उसके साथ मेरा कंपटीशन है और उसके साथ कॉम्पीट करके मैं आगे बढ़ा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत तो ये सारी चीज़ें मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से समझ में आई। और मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से हैरेसमेंट होता है, कास्ट का बहुत सारा हैरेसमेंट होता है, बच्चों का नंबर कम दिए जाते हैं। अब मैं 90s की बात कर रहा हूँ, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा माहौल थोड़ा अच्छा हुआ है, तो 90s की बात कर रहा हूँ। ओपन था हमारे यहाँ पे, मतलब टीचर ओपन मुंह पे बोलता था, कोटे से आए हो सीधे बोलना है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि आपका, मैं टीचर हूँ, अभी 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा एक भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव मैं बोलता हूँ किसी बच्चे के लिए, उसका हौसला तुरंत टूट जाता है, कितना भी होशियार बच्चा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सब बैठे हुए, आप कितने भी बड़े तोप हो, आप कितने भी बड़े पढ़ाकू हो, आपको अगर मैं डांट दूं और आपको मैं जरा सा भी बोल दूं क्या कैसे बोल रहे हो तुमको इतना भी नहीं पता, आपका मॉरल ऐसे डाउन होता है। क्योंकि टीचर जो होता है, बेसिकली अगर आप देखो टीचर का रोल क्या होता है ना, टीचर क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उससे लर्न कर रहा है, उससे सीख रहा है। ठीक है, और टीचर का जो पोजीशन होता है वो बहुत पावर पोजीशन, पावर डायनेमिक्स होता है उसमें। स्टूडेंट और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और टीचर इक्वल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पावर डायनेमिक्स है उसमें कि स्टूडेंट को पता है कि मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा परफॉर्मेंस इस टीचर पे डिपेंड है। वो वाइवा में नंबर देगा, वो हमारे प्रैक्टिकल में देगा, वो हमको आगे जब मेरे को रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत कुछ होता है। तो अगर कोई आपको लगातार नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, तो आपका हौसला टूटता है। तो और मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे जितने भी ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे थे वो सब पीछे बैठते थे, आगे बैठने वाले सब बड़े शहरों के, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, इंग्लिश मीडियम, सारे क्लब्स वही चलाते थे, क्रिकेट क्लब हो, फिल्म क्लब हो, कल्चर क्लब हो, सब इंग्लिश गाने 90s में सुनते थे वो, हमको तो पता भी नहीं था उस समय।
इंग्लिश गाने, वो रिकी मार्टिन आते, एमटीवी का भी मेरे को पता नहीं था, एमटीवी का बाद में पता चला एमटीवी, तो वो एमटीवी जनरेशन थी हमारे जो आगे बढ़ते थे। तो मैंने देखा कि वो कितना बड़ा गैप है ये, और इस गैप को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन इंग्लिश इतनी कंपलसरी है कि अगर हमको बैंक क्लर्क का भी एग्जाम देना है या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम देना, उसमें भी इंग्लिश पास करना है। हर जगह इंग्लिश 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 इंग्लिश, इतना ज़्यादा एम्फेसिस इंग्लिश को दिया गया है। मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी का भी विरोधी नहीं हूँ। मेरे को मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं एंटी इंग्लिश हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये है कि हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए, देश को जब आज़ाद हुआ था तो एक यूनिवर्सल एजुकेशन का कंसेप्ट था कि हम एजुकेशन को यूनिवर्सल करेंगे और हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारे प्रियम्बल में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो आप देखेंगे, आप लोग सब हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर हिंदी मीडियम ही होंगे। आप मुझे सोच के बताइए कि आपकी स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या रहा है? बताइए क्यों इतना डर बैठा दिया गया है? सबसे बड़ा डर इंग्लिश का है। और क्या करता है ये डर? आपके सपनों को छोटा कर देता है, आप बड़ा सपना देखना बंद कर देते हैं। आप यूपीएससी नहीं करेंगे क्योंकि यार वो इंग्लिश में मटेरियल अच्छा है, हिंदी में तो मटेरियल ही अच्छा नहीं होता है ना। आप देख आईआईटी में आप कर सकते हो हिंदी मीडियम में तैयारी, आईआईएम की कर सकते हो, कैट के एग्जाम की, क्लैट के एग्जाम की कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। तो अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है या नहीं कि आपकी मातृभाषा जो है आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ मतलब, लेकिन मैं सभी मतलब रीजनल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनका समर्थक हूँ। मराठी हो चाहे उड़िया हो, सबकी वही कहानी है कि आपकी मातृभाषा आपके करियर में मदद नहीं करती, जो कि करना चाहिए था। हमारा सिस्टम अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था। 70-75 साल हो गए। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था। अभी हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, चले गए, वो हो गया 70-80 साल। लेकिन हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी भी वैसा ही बनाया है। और ये मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने आप नहीं है, ये डेलिब्रेट है, ये प्लान्ड है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को समझता नहीं है प्रॉब्लम, सबको ये प्रॉब्लम समझती है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो भारत में बहुत ज़्यादा सामाजिक उथल पुथल ला देगा। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में देना शुरू कर देंगे तो बहुत सारा जो सामाजिक जो हमारी संरचना है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा, क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। चाइना उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि एजुकेशन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक ऐसा देश जो 1983 में इंडिया से भी ज़्यादा पुअर था, ठीक है, उसने नेक्स्ट 30 इयर्स में पॉवर्टी अपनी ऑलमोस्ट 4% हो गई है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन के डोर जो है वो खोल दिए सबके लिए, एजुकेशन को, इक्वल एजुकेशन को कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ में देखा, फिर मेरा मन हट गया कि मेरे को फिर अभी सोशल साइंस में जाना है मतलब। और उसी समय मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया 97-98 में, और उनको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और मुझे बाबा साहब का जो एजुकेशन को लेके जो उनका जोर था कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए शिक्षा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा कि यस, दिस इज़ द राइट वे। तो बाबा साहब को पढ़ा, फिर महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्री माई, साहू महाराज, पेरियार। तो वो एक समय था 97, 98, 99 का, जब मैं ये सारा चीज़ें पढ़ रहा था। और उसी समय फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे को इस पर काम करना है, मतलब आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस। और तब मुझे मेरे एक प्रोफेसर दोस्त ने बताया कि आप JNU जाओ। तो फिर मैं 2000 में JNU आया MA करने के लिए। और मेरा एम था कि मैं सोशल साइंस पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा
समझने की। तो जेएनयू में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। जेएनयू की थोड़ी अच्छाई ये थी कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। जेएनयू में हर प्रकार के स्टूडेंट थे, पूरे देश से आते हैं, और एक लेवल है, शिक्षा का लेवल रहा है, और थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्पेस भी है जहाँ पे आप अपनी बात कह सकते हो। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे। और वहीं पे मैंने एक मैगज़ीन भी शुरू की, इनसाइट का जो जिक्र कर रहे थे, 2003 में। तो वो पहली नेशनल स्टूडेंट मैगज़ीन थी इंडिया की, जो 80 यूनिवर्सिटीज़ में जाती थी। आपके हिंदी विश्वविद्यालय में उस समय एक सुंदरम, जेएनयू से गया था वो, 2005-06 की बात है, तो वो यहाँ पे भी आती थी। हाँ, सुंदरम ना 2003 की बात है। हाँ, तो आप हमारी मैगज़ीन यहाँ पे भी आती थी उस समय। तो वो मैगज़ीन में हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि एजुकेशन को लेकर हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन। क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो हमारे इंडिया में उसको बना दिया गया है जॉब। आप क्यों ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? नौकरी करने के लिए, है ना। और मतलब हमारा माइंडसेट ही वैसा है। मतलब अगर आप देखें तो हमारी जो सामाजिक जो पूरी चेतना है वो यही है कि हमको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अच्छा जॉब लगे, है ना। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज गेन करना, सीखना, ये मतलब मेरे परिवार में भी नहीं है। मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे फैमिली में भी मेरे को नहीं बताया कि तुमको क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनो, बड़ा क्लियर था मेरे फैमिली का, इंजीनियर बनो उसके बाद IAS बनो, बस हो गया, है ना। तो एजुकेशन को लेकर जो समझ है वो जेएनयू के दौरान जब मैंने मैगज़ीन निकालना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिले, साथी बने अलग अलग राज्यों के, और कुछ 4-5 साल वो मैगज़ीन निकाली थी। तो उस मैगज़ीन को निकालते निकालते मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीज़ों पे बहुत सारा एक डेटा कलेक्ट हो गया था, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई थी। और उसमें कुछ केसेस थे ऐसे जिसमें हम जो गांव के बच्चे थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनकी सुसाइड्स के केसेस थे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो IIT हो, IIT कानपुर हो, IIT रुड़की हो, आपका एम्स दिल्ली था, IISc बेंगलोर था। तो ये 3-4 साल जब मैं मैगज़ीन निकाल रहा था तो मैं पूरे देश घूम रहा था। तब जगह जगह जाता था, मैगज़ीन के काम से भी जाता था, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन रहा था। तो ये सारी स्टोरीज़ जो है वो आना शुरू हुई कि किस तरीके से इंग्लिश जो है वो इतना बड़ा बैरियर है ना। एक मैं आपको इसकी मैंने एक आर्टिकल लिखा था द हिंदू में 2008-09 में। एक मनीष मीणा करके बच्चा था, आदिवासी बच्चा था, राजस्थान का, वो टॉपर था अपना गांव का। वो दिल्ली में आया था, शायद एम्स में था या सफदरजंग में था, किसी में, और इंग्लिश की वजह से प्रोफेसर लोग उसको टॉन्ट मारते थे, उसने सुसाइड कर लिया था। द डेथ ऑफ अनिल मीणा, हाँ मैंने बोली, अनिल मीणा नाम का बच्चा था। अब सोचिए, मतलब आप सोचिए जरा कि एक गांव का बच्चा मेहनत करके, ठीक है, स्कूल गया, स्कूल से उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाला, रिजर्वेशन से आया, मान लिया मैंने कि उसको रिजर्वेशन मिला, उसको बेनिफिट मिल गया, लेकिन वो भी यात्रा उसके लिए बहुत कठिन रही है। रिजर्वेशन और मेरिट पे तो मैं बाद में आऊँगा, मैं तो उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करता क्योंकि वो बात करने लायक वाली बात नहीं है। क्योंकि भारत का जो सामाजिक संरचना है वो उस पर पहले बात होनी चाहिए। रिजर्वेशन और मेरिट पे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप जस्ट सोचिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जो गांव से है, गाय भैंस चरा के आया है और अपने स्कूल में टॉप कर रहा है, कैसे भी मेहनत करके वो दिल्ली पहुंचता है, मेडिकल कॉलेज में, शायद मेडिकल स्टूडेंट था, अभी बहुत 20 साल हो गया ऑलमोस्ट, मेरे को याद नहीं है, मेडिकल में था, और दिल्ली के टॉप मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा है। वो मान लो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, या वो मान लो कि वो इंग्लिश अच्छा लिख नहीं पा रहा है, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा? ये किसने बोल दिया? डॉक्टर स्किल होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं, तो फिर सारे अच्छे डॉक्टर ब्रिटेन में पैदा होने चाहिए ना। फिर तो इंडिया में डॉक्टरी बंद करो, तो ब्रिटेन से मंगाओ ना। जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अगर वो क्राइटेरिया है तो मैं तो खुश हूँ। मैं को तो अंग्रेज डॉक्टर वर्धा भी लेके आते हैं, फिर पकड़ते उसको,
है ना। अगर अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर यूएस के डॉक्टर होने चाहिए, वहाँ पे तो इंडियन डॉक्टर चलते हैं। आप यूके में जाओगे, यूके का जो पूरा एनएचएस सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सिस्टम, इंडियन डॉक्टर चला रहे हैं, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं वहाँ पे अंग्रेजों से। वहाँ के अंग्रेज तो नहीं बोल रहे कि तुमको तो अच्छे से हमारी एक्सेंट में तुमको तो इंग्लिश भी नहीं आती और तुम हमारा इलाज कैसे कर रहे हो, तुम्हारी कैसे नॉलेज हो गई, तुमने जो अंग्रेजी की किताब पढ़ी होगी वो कितनी समझी होगी, हम कैसे मान लें। क्योंकि तो ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इमेजिन करो इन सब चीज़ों को कि जो नॉलेज होती है वो लैंग्वेज आपकी कितनी, आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कैसा है उस पर नहीं डिपेंड करती है। बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, अपनी फील्ड के माहिर हैं, आप उनको स्पीच देने के लिए बुला लो 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर, ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो घंटों स्पीच अच्छी बोल पाएंगे लेकिन नॉलेज जीरो होगी। तो अच्छी भाषा पे पकड़ रखना इज नॉट इक्वल टू योर इंटेलिजेंस या योर एक्सपर्टीज या योर एप्टीट्यूड इन दैट फील्ड। आपकी उस फील्ड में एप्टीट्यूड क्या है, वो आपका लैंग्वेज स्किल बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी भाषा पे पकड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज मार्कर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे के केस में था। जेएनयू में मैं जब गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा एक CODP करके एक CPOD करके एक सेंटर है वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में, काफ़ी एलीट सेंटर माना जाता है। तो एक अपना बच्चा था, आदिवासी या दलित बच्चा था, अच्छा था पढ़ाई में। उसने बोल दिया क्लास में खड़े होके, सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जेएनयू में आपने बताया कि अरे आप स्टूडेंट, हम आपको बराबर मानते हैं, आप खड़े होकर क्वेश्चन कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। पहले तो आप ये पूरा एक इमेज बनाते हो कि अरे हम बहुत लिबरल प्रोफेसर है, और जब उसने सही में खड़े होकर पूछ लिया कि सर तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तो आप बुरा मान जाते हो। फिर आप बोलते हो कि तुम डिजर्व नहीं करते हो जेएनयू में आना, है ना, तुम इंग्लिश तुमको नहीं आती थी तो क्यों आ गए। रिजर्वेशन है, यही होता है रिजर्वेशन के कारण कि कमज़ोर बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपकी लैंग्वेज स्किल को टारगेट करके ये कहना कि आप डिजर्व नहीं करते। किसी भी स्टूडेंट को अगर आप ये बोलो कि आप डिजर्व नहीं करते, है ना, या आप में क्षमता नहीं, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए। मेरे 2 स्टूडेंट बैठे हुए भी हैं, 3 स्टूडेंट को तो मैं जानता हूँ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने आज तक किसी एक भी बच्चे को ये नहीं बोला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे। टीचर अगर ये बोलता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम स्टूडेंट का नहीं है, टीचर का। और मैंने अब तक अपने जितने भी स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, मैंने आज तक कोई भी वीक स्टूडेंट नहीं देखा है। मैंने आज तक कोई नॉन इंटेलिजेंट बच्चा नहीं देखा है। मैंने आज तक कोई ये नहीं देखा है कि डम स्टूडेंट है जिसको हम ये बोल सके कि कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मतलब कुछ भी भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एज अ टीचर, एज अ टीचर हु हैज बीन वर्किंग विद इन द कम्युनिटी एंड टीचिंग दोज स्टूडेंट जो बहुत ही हार्ड बैकग्राउंड से आते हैं, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट सिर्फ 2 टाइप का होता है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे बच्चे जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब आएगा। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं या वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनका इंटरेस्ट कहीं और है। मे बी दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, मे बी दे आर गुड एट आर्ट्स, मे बी 100 अदर थिंग्स। ठीक है, उनका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते तुम मैथ्स तुम्हारा कमजोर है तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कमजोर है। ये जो लॉजिक है कि तुम्हारा मैथ नहीं आता है तो तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये लॉजिक जो है वो गलत लॉजिक है। मैथ्स में वो कमजोर है, मे बी बिकॉज उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, और यहीं पर टीचर का रोल होता है।
टीचर का रोल सिर्फ एक ही होता है। लोगों को लगता है टीचर का रोल होता है ज्ञान देना, और आपको नहीं, ज्ञान आपको खुद से ही मिलता है। टीचर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। टीचर का रोल होता है पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम अ गुड टीचर, आई विल बी एबल टू जनरेट इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। आप याद करिए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन होता था स्कूल में? वो सब्जेक्ट फेवरेट होता था जिसकी टीचर फेवरेट था आपका, जिसका टीचर आपको पसंद था, जिसका टीचर को आप लाइक करते थे, आप उसके क्लास में बैठना चाहते थे, उससे पढ़ना चाहते थे, वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाता है, उसी में आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। और याद करिए सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा था आपका? जिसका टीचर मारता था, गाली देता था, पनिशमेंट देता होगा, है ना? आप देख लीजिए, आप खुद का एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट वही होता है, कितना भी हार्ड हो। मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरे जो टीचर थे गौड़ सर करके थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे, हम फ्रेंड्स की तरह रहते थे, पूरा क्लास उनका, तो सबके फेवरेट थे। उनके समय में बच्चों ने, मतलब हम जब 9th में थे तब वो आए थे। मैं एक टीचर का रोल आपको बता रहा हूँ। 8th तक हम मैथ से बहुत डरते थे, 9th क्लास में वो आए। उनके आने के बाद हमारे स्कूल से 3 बच्चों ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में भाग लिया। वही बच्चे जो मैथ से डरते थे, सिर्फ एक टीचर की वजह से। क्यों? वो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए क्या? 1 साल पहले बेवकूफ थे और 1 साल में इंटेलिजेंट नहीं। उस टीचर ने इंटरेस्ट पैदा किया पढ़ाई में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उस टीचर ने जज नहीं किया, उस टीचर ने बोला कि तुम कर सकते हो, तुमसे होगा। और नालंदा में मैं वही एग्जाम्पल को फॉलो करता हूँ। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आज तक मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं बोला है कि तुमसे नहीं होगा। आज तक मैं किसी भी स्टूडेंट को मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, खड़ूस टीचर हूँ, बहुत गुस्सा वुस्सा करता हूँ, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन पर। मैंने आज तक भी किसी एक बच्चे को, स्टूडेंट को नहीं डांटा है अगर उसका आंसर गलत है। मैं कभी आज तक नहीं डांटा हूँ, कभी नहीं डांटा। मैं तो एग्जाम ही नहीं लेता, मैं तो टेस्ट भी नहीं लेता। 13 साल में एक भी टेस्ट नहीं लिया, एक भी एग्जाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला। ठीक है, आप खुद जज करो। जिस दिन आप आए थे नालंदा, और जिस दिन आप नालंदा से बाहर जाएंगे, आप मुझे बताओ कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। आपकी लड़ाई खुद से है, आपकी लड़ाई पड़ोस वाले से नहीं है। मार्क्स क्या करता है? कंपैरिजन करता है, अरे इसके 90 हैं, मेरे 92 हैं, मैं होशियार हूं। नहीं, आपका एज ए स्टूडेंट आपकी जो लड़ाई है वो आपसे है। 1 साल पहले मेरे को इतना पता था, 1 साल बाद मुझे इतना पता है। दैट इज ग्रोथ, दैट इज व्हाट नॉलेज इज। इनको कितना नॉलेज है उससे मेरे को क्या लेना देना? मेरा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मुझे कितना मैंने कितना सीखा। तो यही सारा जो मेरा लाइफ के एक्सपीरियंस थे। तो सुसाइड केसेस में भी बहुत सारा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कोर्ट केसेस के, सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, मैंने बहुत पापड़ बेले। सुप्रीम कोर्ट गया, बहुत सारा मीडिया में किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरे को बार बार HRD मिनिस्टर बुलाते थे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर में बुलाया जाता था, बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते थे, लेकिन होता कभी कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही केस हम जीते हैं सुप्रीम कोर्ट में, IIT दिल्ली के खिलाफ, जहाँ पे 20 बच्चों को उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में निकाल दिया था, ये कहते हुए कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तो हम लोगों ने यही आर्ग्यू किया था कि भाई ये बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं और बाकी बच्चे आपके किस बैकग्राउंड से आते हैं। क्या आपने कोई रिमीडियल इसका लिया, इसको कुछ आपने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया? मैंने उनको बार बार हार्वर्ड का और उसका एग्जाम्पल दिया, कोर्ट में भी दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हार्वर्ड और बहुत सारे MIT वगैरह में साइंस में विमेन कम है, विमेन साइंटिस्ट नंबर में कम है। इसलिए नहीं कि विमेन दिमाग नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको एजुकेशन अभी 100 साल में मिलना शुरू हुआ है, राइट। तो उनका नेचुरली उनका नंबर साइंसेस में, स्पेशली साइंसेस में कम रहेगा, क्योंकि मेडिकल तक अभी 1920s तक मेडिसिन में भी उनको अलाउड नहीं था, इवन इंग्लैंड में। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ विमेन कम है साइंसेज में। तो आप अगर आप MIT में जाओ तो उन्होंने स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए
उन्होंने रिमीडियल क्लासेस लॉन्च किए, उन्होंने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने विमेन साइंटिस्ट को एज अ हायर किया कि आप आओ, आप हमारे विमेन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो, उनको मोटिवेट करो, पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया। ऐसा ही उन्होंने ब्लैक्स के लिए किया, ऐसा ही उन्होंने हिस्पैनिक्स के लिए किया। ये जितने भी इंडियन जाते हैं ना, वो वहाँ के डाइवर्सिटी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे वो बड़ी भले कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नहीं। आपका एडमिशन हार्वर्ड में हो रहा है ना, तो आप इंडियन एज एन इंडियन हो रहा है बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी। तो वो आपका डाइवर्सिटी प्रोग्राम में ले रहे हैं कि भाई तुम भी आ जाओ, 10 गोरे पढ़ा दे तो एक ब्राउन भी आ जाओ। इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या होती है। आपने देखा होगा अमेरिका जब भी कभी अंतरिक्ष यात्री भेजता है, एस्ट्रोनॉट 4-5 भेजेगा तो उसमें एक विमेन होगी, एक ब्लैक होगा, आप देखिएगा, एक कोई चाइनीज अमेरिकन होगा, है ना, एक वाइट होगा, आप देखिएगा, कभी भी देख लीजिए, ठीक है। तो उनका वो डाइवर्सिटी का है कि वी हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं देंगे तो सिर्फ वाइट मेल आपको हर जगह दिखेगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट रहा है, वो उसका एक कल्चरल कैपिटल रहा है ना, बहुत सारे समय से रहा है। तो इंडिया बहुत सारे एग्जाम्पल दिए तो कि भाई IIT ने आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया क्या ऐसा? अभी वो झारखंड का बच्चा अगर गांव से आ रहा है, उसने IIT JEE निकाला है, ठीक है, आपका मेंस एडवांस सब दे के आगे आया है, और आप 6 महीने में उसको निकाल रहे हो और बोल रहे हो कि ये काबिल नहीं है। झारखंड के गाँव के बच्चे को तुम बोल रहे हो कि वो काबिल नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास आप काबिल कौन है? वो कोटा में जो 4 साल से कोटा में कोचिंग कर रहे हैं लाखों रुपए देके, वो आपकी नजर में काबिल है ना। अभी तो 4 साल का, अभी तो 8th क्लास से कोचिंग शुरू हो गई। हमारे समय में तो 12th के बाद होता था 1 साल का, अभी तो मैंने सुना है कि 4 साल से मतलब स्कूल भी पूरा कोचिंग कर दिया। वो आपको इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, आप ये मत सोचे कि भाई वो प्रिविलेज लोगों के भी खिलाफ, मैं उनके भी खिलाफ नहीं, उनकी भी गलती नहीं। ये एजुकेशनिस्ट लोगों को समझना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को समझना पड़ेगा कि आपको फिर आप अगर बच्चों को ले रहे हो, गांव के बच्चों को करके, तो आपको उनके लिए कुछ एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उनको आप कमजोर मत बोलिए कि इंग्लिश नहीं आती है तो तुम कमजोर हो। आप डिफरेंट हैं, दे आर नॉट वीक स्टूडेंट, दे आर डिफरेंट स्टूडेंट। उस डिफरेंस को आप इज्जत देते हुए उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए। आप देखिए कि इंडिया में कितना टैलेंट है ना। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप गांव के बच्चों को, हिंदी मीडियम बच्चों को, या जो अंग्रेजी भाषा से नहीं पढ़ते आए हैं उन बच्चों को अगर आप मौका देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अब इसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। नालंदा में हम लोग फिर यही सब करके फिर मैंने सोचा कि बोलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा। एक ही कोर्ट केस जीता था, थक गया मैं लड़ते लड़ते। मेरे को HRD मिनिस्टर ने भी बोला कि हम लॉ बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे को बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए गए, 2012 की बात है, और कि हम करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ। गवर्नमेंट का ये था कि और डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, क्योंकि बेइज्जती होती है, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रेशर भी डाला गया। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बनाएंगे, आप हमें सोल्यूशन दो। तो उन्होंने बोला कि हम लॉ बनाएंगे, बट वो बना नहीं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन अभी वो रोहित एक्ट वाला जो भी चल रहा है, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी 2006 साल से। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आई एम वन ऑफ द फर्स्ट वन टू इनिशिएट दैट। तो मुझे लगा कि हम कितना लड़ेंगे, है ना। आप हर दिन कुछ नया केस आता था, हर दिन कुछ नया, तो कुछ तो कितना लड़ेंगे हम, है ना। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इसका ऑल्टरनेट सोचना होगा कि ये सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये प्रॉब्लम्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको दूर करने के लिए हमें कुछ मॉडल देना होगा। सिर्फ हम लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो बहुत अच्छा, वो रोमांटिक नोशन है आंदोलन, वो मैं उसी की पैदाइश हूँ, तो मुझे मालूम है वो बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है, बट आफ्टर अ पॉइंट बहुत ज़्यादा उससे नहीं निकलता है। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, आप अलग सोच सकते हैं, बट मेरा ही मानना है। तो मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा एक मॉडल तैयार करना चाहिए जहाँ पे मैं ये प्रूव कर सकूँ
कि मेरिट सबके पास होती है, सिर्फ अंतर होता है मौकों का। अगर गांव के बच्चों को, बहुजन समाज के बच्चों को, गरीब बच्चों को, मेरे पास सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, SC, ST, OBC, NT, ENT, जनरल कैटेगरी के भी बच्चे आते हैं, सारे गांव के बच्चे रहते हैं, और मैं सबको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समान अवसर सबको मिलना चाहिए। आप किसी भी हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और ये दायित्व समाज का होता है ना, कि सबको समान अवसर मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को मिलना चाहिए। तो उसी सोच के साथ नालंदा शुरू किया, 22 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना लंबा 13 साल तक जाऊंगा। मुझे लग रहा था 2-3 साल में थक जाऊंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से वर्धा। वर्धा बहुत गर्म जगह है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना टिकूंगा। बट जो रिजल्ट आया वो मेरे लिए बहुत चमत्कार था। मैंने 22 बच्चियों को गांव की 2013 में पढ़ाना शुरू किया था। 3 महीने पढ़ाया था, सिर्फ 3 या 4 महीने, और उसमें से 5 बच्चियों का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में MA के लिए सिलेक्शन हो गया था। गांव की बच्चियां, मराठी मीडियम, है ना, जो फॉर्म तक नहीं भर रही थी, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम था, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी मैंने मेरे लैपटॉप पे सिखाया था एग्जाम से 1 दिन पहले। कर्सर कैसे हिलाते हैं, कर्सर कैसे क्लिक करते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले, क्योंकि अब सोचिए कि प्रिविलेज कैसे आपको अंधा करती है। मेरे पास लैपटॉप है, मैंने स्टैंडर्ड 8 से कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। अब एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, एग्जाम ऑनलाइन है, तो बच्चे बोल रहे सर ऑनलाइन एग्जाम ये क्या होता है? तो मैं लगा कंप्यूटर पे, बोला सर हमको तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। अब सोचिए मैं इतना ब्लाइंड हूँ, मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि इनको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, माउस पकड़ना भी नहीं आता है। 2013 की बात है। प्रिविलेज कैसे आपको अंधा करती है। मैं भी, मतलब मेरे लिए शॉकिंग था वो, क्योंकि मैंने तो क्लास 8 से कंप्यूटर पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, CBSE बोर्ड में था। और यहाँ पे गांव की बच्चियां हैं, इन्होंने सिर्फ देखा है स्कूल में, क्योंकि एक आध कंप्यूटर रहता है तो देखा है बस, वो भी डेस्कटॉप जो होता है वो मोटा वाला बड़ा, कभी टच भी नहीं। फिर 2 दिन में वो लैपटॉप के लिए फिर मैंने माउस खरीदा, वो करके उनको 2 दिन ट्रेनिंग दिया, और वो 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया फाइनल। और जब वो बच्चियां बॉम्बे गई, और विदिन 2-3 महीने में जब वो आई छुट्टियों में, क्या चेंज देखा मैंने, उनका चलने का ढंग, बात करने का ढंग, कॉन्फिडेंस, है ना, कपड़ों पहनने का ढंग, ठीक है। उनके जो गांव के जो माँ बाप हैं वो आके मेरे को मिल रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे और दूसरे बच्चों को लेके आ रहे हैं मेरे पास। तो वो मेरे लिए सबसे चमत्कार था कि सिलेक्शन होना वो ठीक था कि हो गया, पढ़ाया हो गया, लेकिन उस सिलेक्शन की वजह से वो जो बदलाव मैंने उन बच्चियों में देखा, जो बच्चियां सोचती थी कि MSW करके 5-6 हज़ार का जॉब यहाँ करेंगी, है ना, OTs जा रहे हैं, उनका पहला ही सैलरी जो है 50-60 हज़ार का मिल रहा है ना, वो घर पे आ रही है, घर पे अपने भाई बहनों को पढ़ा रही हैं, है ना, वो गांव से अपने फैमिली को इधर लेके आ रहे हैं, अपने फादर का इलाज करा रही है ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और मुझे लगा कि इससे अच्छा मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अब दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव इन माई लाइफ। कि और एजुकेशन का जो बाबा साहब का था ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है मैंने कि एजुकेशन कैसे सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को ही नहीं, पूरे गांव को चेंज करता है। कैसे कैसे एग्जाम्पल है मेरे पास कि गांव की पहली बच्ची निकलती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाती है, नालंदा में आती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रही है, उसके गांव से अभी 5 बच्चियां और लॉ कर रही हैं। वो गांव जहाँ पे बच्चियां पढ़ने जाती भी नहीं थी, नोमैडिक ट्राइब का गांव था, बच्ची कोई भी बच्ची 10th पास नहीं थी, उस गांव से 5 बच्चियां। अभी BBC में एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो विशाखा चेले है ना, वो उस बच्ची का पहला है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका पूरा गाँव चेंज हो गया। 14 साल 15 साल की उम्र में शादी करते थे वहाँ पे लड़कियों की, चेंज हो गया अपने, मतलब मैं तो आज तक उस गांव में गया भी नहीं, अपने आप चेंज हो। क्यों? क्योंकि
सोशल मोबिलिटी जो है, आगे बढ़ने की चाहत सब में होती है। हर व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, ऊपर बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है ना। लेकिन मौके जब नहीं मिलते हैं तो फिर वो रिजिड हो जाता है, फिर वो वहीं पे। लेकिन जब उनको दिखता है कि हमारे बच्चे एजुकेशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने माता पिता को बदलते देखा, बच्चों को तो छोड़िए, मैंने पेरेंट्स को, इतने रिजिड ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स, कट्टर, बच्ची को बाहर नहीं जाने देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे, उनको चेंज होते देखा है, उनको आके अपने पैरों पे गिरते हुए देखा है। जो मेरे को गाली देते थे कि मेरे बच्ची को तुम बर्बाद कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, और जब वो बच्ची नेदरलैंड गई स्कॉलरशिप पे, कुछ 1-1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली यूनिवर्सिटी से, उसके पेरेंट्स पैर पे पड़ के, मतलब ये कोई गर्व की बात नहीं है मेरे लिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने बदलते देखा है फैमिलीज़ को, मैंने बदलते देखा है पेरेंट्स को, मैंने बदलते देखा है बच्चों को। तो हायर एजुकेशन जो है वो मेरे लिए ख़ासतौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कोई एक इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये सोशल बैटल है ना। आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे यूपी वगैरह से भी, बिहार से, बहुत सारी जगहों से आप आते हैं, तो आपको पता है, आपको मेरे से अच्छा पता है एक्चुअली कि हायर एजुकेशन, आप जो यूनिवर्सिटी में आना, यहाँ तक जो आप आए हैं उसका क्या मायने हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, और उसको कि भैया या ये बहन हमारी निकलेगी आगे, प्रोफेसर बनेगी, IAS बनेगी, या कुछ अच्छा करेगी। तो आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। और ये है हायर एजुकेशन का महत्व मेरे लिए। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि हायर एजुकेशन में बहुजन समाज जो वंचित वर्ग है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब मैं टीचर हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, भाई नेतागिरी मत करो, ज़्यादा यहाँ आए हो तो पढ़ लो। क्रांति कैंपस के बाहर ही होती है, कैंपस में क्रांति जो है वो सिर्फ एक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे खुद तो कर चुके सब JNU में और हमको रोक रहे हो। नहीं, कुछ नहीं रोकता, खूब क्रांति करो आप लोग लेकिन ये सोचना कि आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट वन पर्सन ओनली, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। मैं जब सोचता हूँ अपने बारे में तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सारा जिम्मेदारी है मेरे परिवार का, मेरे समाज का। अगर मैं समाज का सबसे प्रिविलेज्ड हूँ तो अब मेरी जिम्मेदारी है टू पे बैक। आज जो कुछ भी हूँ मैं, मतलब मेरे फैमिली को मैं जो भी प्रिविलेज, आज मेरे सारे भाई क्लास 1 ऑफिसर हैं, मेरी 3rd जनरेशन जो है वो सब US में है। क्यों, कैसे पहुँच गई, कैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा, कैसे मैं JNU पहुँचा, बाकी मेरे रिश्तेदार क्यों नहीं पहुँच पाए। मैं एकदम से इंटेलिजेंट हूँ क्या, मतलब मैं इस तो नहीं है ना, प्रिविलेज था। बाबा साहब की वजह से रिजर्वेशन मिला, मेरे फादर को बेनिफिट मिला, मेरे भाई बहनों को मिला, उसकी वजह से मेरे को अच्छी स्कूलिंग, प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग हुई। अगर मेरे फादर प्रिविलेज नहीं होते तो मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता, है ना। मैंने जो चाहा अपनी लाइफ में किया, क्योंकि फाइनेंशियली उतना बर्डन नहीं था मेरे ऊपर। तो ये प्रिविलेज है ना ये। तो अब ये प्रिविलेज जिस व्यक्ति की वजह से आई है, जिस मूवमेंट की वजह से आई है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता अरे भाई रिजर्वेशन मिल गया अभी तो मैं महान हूँ। अब होता क्या है, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, वो अपने ही रिश्तेदारों क्या बोलते हैं, अरे ये तो पढ़ता लिखता नहीं, इसका कैसे होगा, हम बहुत मेहनत करते थे। ठीक है, तो आप देखो वो हमारे, मतलब आप अपनी फैमिलीज में भी वही कॉमन है कि जब पीछे छूट गए लोग, हम उनको अब बहुत नेगेटिवली देखते हैं, बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। तो ये तो गलत है, ये अनएथिकल है, मतलब ये मक्कारी है हमारी कि अगर हम अपने से जो पीछे छूट गए। अब मेरे ही परिवार में 2 भाग हो चुके हैं, एक भाग है जो आगे बढ़ गया इंग्लिश मीडियम में, दूसरा भाग है जो अभी भी गांव में रह रहा है, उसके बच्चे अभी भी मजदूरी कर रहे हैं विद इन वन फैमिली। और आप सबकी फैमिली का भी यही हाल होगा। आप देखोगे आपकी फैमिली में एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत आगे बढ़ गया और एक हिस्सा अभी भी पीछे, तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी आपकी बनती है।
तो नालंदा और मेरा पूरा जो मेरा ऑलमोस्ट अभी 25 साल हो गया पब्लिक लाइफ का, 25-26 साल हो गए। उसका एक ही उद्देश्य रहा है मेरा हमेशा कि मुझे जो भी सुविधाएं मिली हैं, प्रिविलेज मिला है, वो मुझे वापस करना है अपने समाज को, मुझे पे बैक करना है। मेरे पास जो कुछ भी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, वो मुझे मेरे समाज के बच्चों को देना है। और एजुकेशन जो है वो सबसे उचित माध्यम है एक पे बैक करने का, ऐसा मेरा मानना है। मैं टीचर हूँ तो मुझे बहुत बोलता हूँ, मैंने बहुत बोल लिया ऑलरेडी, आप सब लोग बोर हो रहे होंगे तो मैं जरूर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। और जब कभी मौका मिले, हमारा वाइफर में यहाँ पे 15-16 किलोमीटर की कैंपस बन रहा है। और सबसे मज़ेदार की बात है कि हम कोई फंडेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, किसी एनजीओ से नहीं लेते, पूरा का पूरा कम्युनिटी फंडेड है। हम लोग अपना कैंपस बना रहे हैं। आपके वर्धा ये यूनिवर्सिटी से थोड़ा छोटा ही कैंपस है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उससे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। मत मानिए। बहुत अच्छा लगा सर को सुन के। तो ये नैतिक जिम्मेदारी सर ने बहुत बखूबी निभाई और ये वास्तविकता है। सर ने, मैं हमेशा एक प्रश्न में फंसा रहता था कि बाबा साहब ने 1956 में ऐसी बात क्यों कही थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग ने धोखा दिया। मतलब शब्द कुछ और हो सकते हैं, भाव ये। तो ऐसा क्यों बोला था, उसका आंसर कहीं ना कहीं आज मुझे थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया था कि हमें समाज ने तो दे दिया, हमें जिन्होंने दिया, लेकिन हमने क्या दिया, हमने अपने समाज को क्या दिया। क्योंकि बाबा साहब की ये चिंता, ये बहुत बड़ी चिंता है। शिक्षा जगत के लिए ये एक प्रश्न चिन्ह है कि उस समाज के लिए सीधा बाबा साहब कहते कि मुझे मेरे शिक्षित समाज का जो है वर्ग, उसने धोखा दिया। तो ये चिंता पैदा करता है कि पे बैक, आपने अपने समाज को क्या दिया है। और ये प्रश्न हमेशा उस व्यक्ति से रहेगा जो साक्षर तो हो गया, लेकिन अपनी शिक्षा से इस समाज को कहां तक पहुंचाया है और पहुंचा रहा है। कि मुझे सर की जो घटनाएं हैं वो सुनकर एक छोटी सी पंक्ति है जो मैंने लिखी थी कि पंथी बन चल ठोकर खाकर मैंने चलना सीखा है, पग पग लड़खड़ाए पग मेरे और मैंने राहों को बदलते देखा है, मैंने राहों को बदलते देखा है। वास्तव में जब सर बोल रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि कुछ होते हैं जो किताबी भाषण होते हैं और कुछ होते हैं जो वास्तविक जीवन के अनुभवों से पिरोकर जो अनुभव बनाए जाते हैं और उन अनुभवों को व्यक्त किया जाता है। जब अनुभव बोलता है तो दुनिया कान खड़े करके सुनती है। इस बात का प्रमाण हमें अभी मिला। मैं ये कार्यक्रम अब अंतिम कड़ी में है, तो इस कार्यक्रम में मैं चाहूँगा कि अनूप सर से एक आग्रह है कि हमारे एक शोधार्थी हैं जो हमारे लिए बहुत बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे लिए हमेशा चित्र हमें खींच के देते हैं, बहुत सुंदर, और हमें बीच बीच में बहुत अच्छी बातें और अपडेट जानकारी देते हैं। तो अंतर सर्वानंद जी का मैं चाहूँगा सर आप उनको पुरस्कृत करके सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की ओर से मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे अतिथि हैं और उनको सम्मान देकर उनका सम्मानित करें जोरदार तालियों से। अंतर्जी जी बहुत जागरूक शोधार्थी हैं, कृपया जोरदार तालियां बजाइए। ये प्रोत्साहन और ये प्रेरणा बनी रहे शोधार्थी विद्यार्थियों में।
अब लगभग कार्यक्रम अपने अंतिम कड़ी में है, तो मैं इस कार्यक्रम, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम जो आयोजन किया, पहले तो मैं सम्यक विद्यार्थी आंदोलन का ये जो मंच है उसको नमन करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मंच संचालन के लिए मुझे योग्य समझा। और अंतिम कड़ी में मैं चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे आदरणीय कदम सर को आग्रह करूँगा कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें इस कार्यक्रम। तथागत गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सम्यक विद्यार्थी आंदोलन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमने अनूप कुमार जी के वास्तविक अनुभव को सुना है और सर ने जो भाषा, जो मातृभाषा खास करके अंग्रेजी भाषा खास करके और जो टीचर का रोल खास करके और जो शिक्षा के माध्यम से बदलाव क्या हो सकता है, जिन्होंने जिया है उस बदलाव को, जिन्होंने सब करके दिखाया है। और सचमुच आप सर जब बोल रहे थे तब मुझे लगता कि सारे जो हमारे इस सभागार में बैठे छात्र है वो अपनी ही कहानी कोई बता रहा है ऐसा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड करीब करीब इसी तरह का बैकग्राउंड है और इससे उनको बहुत प्रेरणा मिली है। आपने बहुत कीमती समय निकाला, आपका सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से भी और मैं स्वयं और हमारे साथी सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी जयंती की पूर्व संध्या पर हमारे बीच हमारे प्रिय छात्र अमित कुमार खटीक जी ने, अजय जी ने और नरेंद्र जी ने अपनी बात रखी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत अच्छा त्रिचरण पंचशील हमारे भंते जी ने यह प्रस्तुत किया, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत होनहार हमारे जो डायरेक्टर भी बनेंगे आगे, उनकी 2 फिल्में यहाँ प्रदर्शित हो चुकी है। चिनावार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी सहयोग किया है उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है बाहर, तो अल्पाहार के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अजय बस